गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा टॉपिक पढ़ा था रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी तथा केसी में संबंध, जिसमें हम लोगों की जो जनरल रिएक्शन थी, जो सामान्य अभिक्रिया थी, हमने ली थी वो थी N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D, जहाँ पर A और B हमारे अभिकारक अणु थे तथा C और D हमारे उत्पाद थे, बनने वाले प्रोडक्ट थे, और N1 और N2 ये नंबर ऑफ मोल थे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के, और C और D जो थे वो नंबर ऑफ मोल्स, C और D के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वह है M1 और M2। तो जो रिलेशन निकल के आया था Kp और Kc में, वो हमने प्रूव किया था Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा N। जिन्होंने ये रिलेशन नहीं देखा है वो जो लिंक आपको सेंड किया गया है उसमें चैनल पे जाकर कल का वीडियो एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उनको वो वीडियो जो है वो वहाँ पर मिल जाएगा। जब आप वो एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आपको आगे के एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आएंगे। तो ये जो हमने रिलेशन प्रूव किया था Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा N, जहाँ पर डेल्टा N की जो वैल्यू होती थी वो होती थी M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। यहाँ पर M1 प्लस M2 क्या है? ये है M1 प्लस M2 का मतलब हो गया उत्पाद, जो कुल उत्पाद बन रहा है, जो टोटल प्रोडक्ट के मोल हैं उनसे हमें किसे माइनस करना है? जो रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, अभिकारक के जो कुल मोलों की संख्या है उन्हें माइनस करना है। अब यहाँ पर तीन कंडीशंस दी हुई हैं, जो मैंने कल लास्ट में बोला था कि इसकी जो कंडीशंस हैं, जो अवस्थाएँ हैं, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। पहली जो कंडीशन है वो है व्हेन डेल्टा n इज इक्वल टू 0, यानी कि जब हमारे डेल्टा n का मान शून्य के बराबर हो। और डेल्टा n का मान शून्य कब होगा? कहाँ से आ रहा है डेल्टा n? यहाँ से आ रहा है। ये वैल्यू कब 0 होगी? जब m1 प्लस M2 और n1 प्लस N2 ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, दोनों मान क्या हो? आपस में बराबर, यानी कि यहाँ पर भी 2 हो, यहाँ पर भी 2 हो, तभी तो 2 माइनस 2 0 होगा। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 5, यहाँ भी, कुल मिलाकर उत्पाद के जो कुल मोल होने चाहिए और अभिकारक के जो कुल मोल होने चाहिए उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो जब डेल्टा n का मान 0 के बराबर होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप देखिए क्या होगा। आपका फॉर्मूला है Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। अब आप डेल्टा n की जगह अगर 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर 0। और किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है, किसी भी चीज़ की जो पावर है, अगर वो 0 होती है, घातांक अगर शून्य होती है, तो पता है पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी। तो उस अवस्था में Kp क्या आ जाएगा? Kc के इक्वल। यानी अगर उत्पाद और अभिकारक के मोलों की संख्या एक समान है, मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, तो Kp और Kc क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। वहीं पर अगर डेल्टा n की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आ जाती है, और ये कब होगा? ये तब होगा जब डेल्टा n की वैल्यू पॉजिटिव आए। भाई 0 से ग्रेटर का मतलब 1 2 3 4 सब पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर लाइन में आपने पढ़ा होगा। और ये हो सकता है तब जब M1 प्लस M2 का जो मान है वो क्या हो? वो N1 प्लस N2 के मान से, इसकी वैल्यू से क्या हो? बड़ा हो। यानी उत्पाद के कुल मोलों की संख्या जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और अभिकारक अणुओं के कुल मोलों की संख्या क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तब अगर आप हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे मान लो ये 3 है और ये 2 है, तो 3 माइनस 2 आंसर क्या आएगा? 1। अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पर अगर डेल्टा n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो देखिए क्या होगा? Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। अब अगर डेल्टा n का मान 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर होने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है 1 से क्या होगी? 1 1 2 3 4 कुछ भी 0 से ज़्यादा होगी, तो ये क्या ये वैल्यू यहाँ पर 0 हो पाएगी या 1 हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तब इसका अपना कुछ मान निकल के आएगा। मैंने R की वैल्यू आप रखोगे 0.0821 इंटू इसमें टेम्परेचर मान लो आपको 300 केल्विन दिया हुआ है, आप इसको इंटू करोगे, यहाँ पर पावर अगर 1 भी है तो इसकी अपनी खुद की कुछ वैल्यू होगी और Kc की वैल्यू होगी। तो उस कंडीशन में जो Kp की वैल्यू है वो Kc की वैल्यू से क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी।
और वो क्यों ज़्यादा हो रही है? क्योंकि Kp को निकालने के लिए Kc में हमें इस वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से Kp का जो मान है वो Kc से ज़्यादा हो जाएगा। और इसी के विपरीत अगर डेल्टा n जो है हमारा, उसकी जो वैल्यू है वो 0 से कम आ जाए। 0 से कम कब होगी? जब ये नेगेटिव हो। और ये नेगेटिव कब होगी? अभी बताया था कि यहाँ पर m1 प्लस m2 जो है वो उत्पाद जो है कम बने और अभिकारक के मोलों की संख्या ज़्यादा हो, मैंने उल्टा कर दीजिए, यहीं पर 2 - 3 कर दीजिए तो बताइए कितना आएगा, -1 आ जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर, माइनस। देखिए फिर क्या रिलेशन बनेगा, तो ये तब पॉसिबल होगा जब m1 प्लस m2 की जो वैल्यू हो वो कम हो, किससे, n1 प्लस n2 की वैल्यू से। तो डेल्टा n की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। उस कंडीशन में Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n यहाँ पर, अब ये क्या है, ये नेगेटिव है, माने Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर अगर नेगेटिव आ जाती है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हो जाएगा RT की पावर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। जिन लोगों को नहीं पता है ऐसे देखें, अगर कहीं पर a की पावर -m है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/a की पावर m कर देते हैं। यहाँ पर RT की पावर नेगेटिव थी तो हम इसे कहाँ ले गए, डिवाइड में। तो अब ज़रा सोचिए कि अगर यहाँ पर Kc की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो अब उसमें Kp की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, RT से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब आप RT से Kc को डिवाइड करोगे तो Kp की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, कम, वो Kc से कम हो जाएगी। तो तीसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, Kp लेस देन Kc। और ये कब होगा, जब हमारा डेल्टा n क्या है, नेगेटिव। तो ये तीन कंडीशंस निकल करके सामने आती हैं। Kp और Kc में तीन रिलेशन हो सकते हैं, या तो ये बराबर हो सकता है, या तो ये Kp Kc से ग्रेटर हो सकता है, या Kp Kc से लेस। और ये कब होगा, ये आपके सामने है। इस कंडीशन का अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिखना चाहें तो H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ये दो, ये एक एक मिलकर के दो, यानी N1 प्लस N2 की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। और प्रोडक्ट जो है वो एक ही प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू 2 है, यानी M1 प्लस M2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो देखिए ये दोनों क्या है, यहाँ पर बराबर है। जब भी बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप इसके लिए भी एग्जाम्पल जो है वो सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी साम्य स्थिरांक की इकाई। देखिए हमारे पास दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं, एक है Kp और एक है Kc। जो Kc होता है ये कांस्टेंट कब आता है निकल करके, जब कंसंट्रेशन दी होती है। और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आया था N/V। N क्या होता था, मोल होता था, तो इसकी तो यूनिट मोल रहेगी। और V क्या होता था, आयतन होता था, यानी वॉल्यूम होती थी, जो कि किस में लेते थे, लीटर में लेते थे। तो कंसंट्रेशन की यहाँ से जो यूनिट निकल के आती है वो कितनी हो जाती है, मोल पर लीटर। और जो Kp होता है वो किस पे डिपेंड करता था, Kp निकल के तब आता था जब प्रेशर दिया होता था, आंशिक दाब। और जो दाब होता है उसकी यूनिट होती है ATM, या हिंदी में से कहते हैं वायुमंडलीय या वायुमंडल, वायुमंडलीय दाब जिसे कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसकी यूनिट होती है ATM इंग्लिश में, और हिंदी में होती है वायुमंडल। और कंसंट्रेशन यानी Kc की यूनिट जो है वो मोल पर लीटर। लेकिन ये जो Kp और Kc की वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती है आपके डेल्टा n की वैल्यू पर। मान लीजिए कि अगर डेल्टा n की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी दोनों तरफ मोलों की संख्या क्या है, बराबर है। उस अवस्था में जब Kc आप कैसे निकालते थे, Kc निकालने के लिए आप क्या करते थे, यहाँ पर C की पावर m1, D की पावर m2 अपॉन A की पावर n1, B की पावर n2, ये करते थे। तो अगर मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है उनके दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है, तो उस कंडीशन में जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। और उस अवस्था में डेल्टा n का मान क्या आ जाता था, 0 आ जाता था। तब Kc की कोई भी यूनिट नहीं होगी। उसी तरह से Kp के लिए भी अगर आप यहाँ पर रिएक्शन बनाते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं, तो P डैश A की पावर m1 इंटू, सॉरी ये C होगा, और P डैश D की पावर m2 अपॉन में P डैश A की पावर n1 इंटू P डैश B की पावर n2। ये Kp का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ भी वही है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा,
जो वैल्यू नहीं घटेगी, लेकिन ये इनकी आपस में यूनिट है वो आपस में कट जाएंगी, क्योंकि जितने मोल ऊपर हैं उतने ही मोल नीचे हैं, जितना वॉल्यूम ऊपर उतना ही वॉल्यूम नीचे है। तो उस कंडीशन में वैल्यू जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, तो Kp की भी कोई भी इकाई नहीं बनेगी। यानी कि डेल्टा एन का मान 0 होने पर, डेल्टा एन की वैल्यू 0 होने पर Kp और Kc में कोई भी यूनिट नहीं होती है। लेकिन अगर डेल्टा एन का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में जो Kp है उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट हो जाएगी एटीएम की पावर डेल्टा एन, यानी वायुमंडल की पावर डेल्टा एन। अब जो डेल्टा एन की वैल्यू अभी हमने ऊपर आपको निकालना सिखाया था, कैसे निकालते थे देख लीजिए एक बार। यहाँ पर फॉर्मूला दिया है डेल्टा एन की वैल्यू निकालने का, m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। 3 कंडीशन हो सकती हैं, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। 0 होने पर क्या होगा, 0 होने पर Kp और Kc में कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो देखिए डेल्टा एन जब 0 है तो Kp एंड Kc हैज़ नो यूनिट, कोई इकाई नहीं होगी। तब इसकी कोई इकाई नहीं होगी जब डेल्टा एन का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन अगर डेल्टा एन का मान 0 नहीं है तो 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो उस कंडीशन में जो Kp की जो यूनिट आएगी, इकाई निकल के आएगी, वो क्या आएगी, एटीएम की पावर डेल्टा एन है, अपने वायुमंडल की पावर डेल्टा एन। और Kc की वैल्यू क्या निकल के आएगी, Kc की यूनिट निकल के आएगी मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं, हिंदी में से लिखेंगे हम, देख लीजिए यहाँ पर, मोल प्रति लीटर की पावर डेल्टा एन। अब या तो डेल्टा एन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो चलिए इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करके आपको दिखा देते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम यूनिट जो है वो बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, H2 प्लस I2 गिव्स 2Hi। यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन करके 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब इसके लिए अगर आप Kp, मान लीजिए कि ये गैस है और Kp की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो देखिए Kp का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही तो बनेगा। यहाँ पर जो उत्पाद है उसका दाब रखेंगे और यहाँ पर अभिकारकों का दाब रखेंगे। तो दाब की यूनिट क्या होती है, एटीएम होती है। तो यहाँ पर HI का जो प्रेशर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एटीएम का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एटीएम की पावर 1 यानी वायुमंडल की पावर 1, और यहाँ पर भी वायुमंडल की पावर 1। क्यों, क्योंकि H2 1 है, I2 1 है और HI 2 है। तो देखिए यहाँ पावर 2 है, ये 1 1 इंटू होकर के पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, पूरा कैंसिल हो गया, क्या आ गया, नो यूनिट। तो मतलब जब डेल्टा एन का मान 0 है तो कोई यूनिट नहीं आ रही। डेल्टा एन का मान कैसे 0 है, देखिए उत्पाद कितने हैं, 2 बन रहे हुए हैं, जो प्रोडक्ट है हमारे वो 2 बन रहे हैं, और जो रिएक्टेंट है वो भी कितने दिए हुए हैं, उनके मोलों की संख्या भी कितनी है, 1 + 1 2। तो m1 + m2 2 है, n1 + n2 भी 2 है, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा एन का मान 0। Kc की वैल्यू निकालनी है, HI का कंसंट्रेशन रखेंगे पावर 2, H2 का कंसंट्रेशन रखेंगे सांद्रता रखेंगे पावर 1, I2 की सांद्रता रखेंगे पावर 1। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो HI की अगर आपने कंसंट्रेशन ली है, सांद्रता ली है, तो सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और नीचे H2 की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर की पावर 1, मोल पर लीटर की पावर 1। तो ये भी इंटू होकर पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी पावर 2 है, ऊपर भी पावर 2, कट गया, क्या आ गया, नो यूनिट। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखिए हमने क्या लिया हुआ है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। यहाँ पर N2 के कितने मोल हैं, 1 मोल है, H2 के कितने मोल हैं, 3 मोल है। तो ज़रा बताइए अभिकारक के कुल मोल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यानी N1 + N2 की वैल्यू 4 हो गई, और उत्पाद कितने बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। तो M1 + M2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो डेल्टा एन का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, M1 + M2 माइनस N1 + N2। तो M1 + M2 कितना है, 2 है, N1 + N2 कितना है, 4 है, 2 - 4 करोगे तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, -2 आ गई। अब यही -2 देखिए हमने क्या कहा था कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू -2 है तो Kp की वैल्यू क्या होगी, Kp की वैल्यू होगी एटीएम की पावर डेल्टा एन। तो डेल्टा एन का मान यहाँ पर -2 आ रहा है, तो यूनिट आनी चाहिए कितनी Kp की, एटीएम की पावर -2। देखिए यहाँ पर आ रही है कि नहीं, आपने लॉ ऑफ मास एक्शन रखा
प्रेशर की यूनिट रखी, यहाँ पर NH3 की पावर 2 हो जाएगी, तो प्रेशर की भी यूनिट कितनी हो गई, 2 हो गई। नीचे नाइट्रोजन के केस में एटीएम की पावर 1 है, इस केस में एटीएम की पावर 3 है, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। जब आप 2 - 4 करोगे तो यूनिट कितनी आएगी, -2। वहीं पर देखिए केसी के लिए अगर हम सॉल्व करें तो NH3 की यहाँ पर हमने सांद्रता ली हुई है, क्योंकि केसी निकालते हैं तो सांद्रता रखते हैं। सांद्रता किस में होती है, मोल पर लीटर में। तो ये मोल प्रति लीटर की पावर कितनी हो गई, 2। यहाँ पर मोल प्रति लीटर की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी नाइट्रोजन के लिए, और मोल प्रति लीटर की पावर 3 हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने मोल लिए हैं, 3 मोल लिए हैं। देखिए 3:2 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर की पावर 2 बटे मोल प्रति लीटर की पावर 4। अब जिनको पता है अगर बेस सेम है और डिवीज़न हो रहा है तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होती है, तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर की पावर माइनस, यहाँ पर 2 - 4 हो जाएगा, 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो मोल प्रति लीटर की पावर कितनी निकल के आएगी, -2। अब इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, 1/मोल पर लीटर की पावर क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, और जब इसका आप रिवर्स लेंगे तो हो जाएगा लीटर स्क्वायर पर, ये लीटर जो है ऊपर चला जाएगा, मोल नीचे रह जाएगा, तो लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, या इसका एक और लिखने का तरीका हो सकता है लीटर की पावर 2 मोल की पावर -2। तो ये आ जाएगी इस अवस्था में केसी की यूनिट, यानी यूनिट चेंज हो गई, रिवर्स हो गई। क्यों, क्योंकि पावर क्या आ गई थी, माइनस आ गई। तो इस तरह से आप केपी और केसी की जो इकाइयाँ हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी साम्य स्थिरांक की इकाई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है उसको आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, 4 कारक हैं हमारे, जो हमारे साम्य स्थिरांक को बढ़ा या घटा सकते हैं या उसको परिवर्तित कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। इसमें एक तो हमारा टेम्परेचर हो सकता है, ताप, क्योंकि होता क्या है कि जो जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो किसी भी पदार्थ के ताप को, यानी किसी भी सब्सटेंस के हॉटनेस या कोल्डनेस, कितना कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ कितनी ठंडी है, इस चीज़ को दर्शाता है, उसकी एक इकाई है टेम्परेचर। जैसे हम केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, इन सब में इसको मेज़र करते हैं। तो ऐसे आप एक रिएक्शन करा रहे हैं, उस रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो एनर्जी कम होगी। तो रिएक्शन की एनर्जी कम और ज़्यादा होने पर जो रिएक्शन का रेट है, जो अभिक्रिया का जो वेग है वो प्रभावित होगा, और जब अभिक्रिया का वेग प्रभावित होगा तो जो आपका साम्य स्थिरांक है वो भी क्या होगा, प्रभावित होगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जो साम्य स्थिरांक है, अगर आप अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं, माने रिएक्शन जल्दी कराते हैं, तो जो कांस्टेंट 2 मिनट बाद आना था वो 1 मिनट में आ जाएगा, आएगा ज़रूर। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम आएगा ज़रूर, माने एक कंडीशन ऐसी ज़रूर आएगी जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन में जो चेंज है, सांद्रता में जो परिवर्तन है, वो बराबर हो जाएगा। अब ये कब होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपकी रिएक्शन कितनी तेज़ी से या कितनी धीमे हो रही है। अगर रिएक्शन धीमे धीमे हो रही है तो इक्विलिब्रियम देर से आएगा, अगर रिएक्शन तेज़ी से हो रही है तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। लेकिन चाहे इक्विलिब्रियम देर से आए, चाहे इक्विलिब्रियम जल्दी आए, आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट 2 मोल बनना है तो वो 2 मोल ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर रेट चेंज हो रहा है ना बेटा। रेट चेंज होने की वजह से, यानी वेग चेंज होने की वजह से, या तो वो 2 मोल जल्दी बन जाएंगे या 2 मोल देर से बनेंगे। तो साम्य स्थिरांक आ जाने पर जो बनने वाला जो उत्पाद होता है, जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है, उसकी कंसंट्रेशन पर कोई भी चेंज, यानी उसके अमाउंट पर कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर उसके अमाउंट को आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको कंसंट्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, यानी सांद्रताओं को बढ़ाना घटाना पड़ेगा।
जो चीज़ हम जो है आगे चल करके पढ़ेंगे। एक प्रिंसिपल है ली चैटलियर प्रिंसिपल, ला शातले का नियम कहते हैं इसे। इससे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ये आखिर ये जो इक्विलिब्रियम है ये कब जल्दी आ सकता है, कब देर से आ सकता है, कब घट सकता है, कब बढ़ सकता है, इसको प्रभावित करने वाले आखिर कौन से कारक है। तो एक तो मैंने बताया टेम्परेचर, कैसे अभी बताते हैं। दूसरा है प्रेशर यानी दाब। तीसरा यहाँ पर है कि जो आप रिएक्शन लिख रहे हैं, आप जब अभिक्रिया लिखते हैं, जब रिएक्शन लिखते हैं, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और चौथा है हमारा कि जब आप रिएक्शन लिख लेने के बाद जो इक्विलिब्रियम लिखते हैं, इक्विलिब्रियम की जो प्रोसेस लिखते हैं वो आखिर कैसे लिखते हैं, देखिएगा कैसे। जैसे यहाँ सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है वो है अभिक्रिया को प्रदर्शित करने की विधि, यानी कि जो रिएक्शन है आखिर हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर सपोज एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। तो आपको रिएक्शन पता है क्या होती है, H2 + I2 गिव्स 2HI। ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये रिएक्शन लिखते हैं H2 + I2 गिव्स 2HI। लेकिन इसी ही रिएक्शन को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 है, अगर हम पूरी रिएक्शन में 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, हाफ H2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हाफ I2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1HI हो जाएगा। यानी इसी रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इस तरह से लिखने पर देखिए फ़र्क क्या पड़ेगा। आपको पता है ये जो नंबर ऑफ मोल होते हैं, जो मोलों की संख्या होती है, यही घातांक बनती है, यही पावर बनती है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन के लिए देखते हैं H2 + I2 गिव्स 2HI के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब निकालेंगे तो Kc की वैल्यू क्या आएगी, Kc = आ जाएगा HI की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2HI थे, और H2 की पावर 1 × I2 की पावर 1, ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर H2 के 1 मोल थे, यहाँ I2 के 1 मोल थे। लेकिन इसी रिएक्शन को जो हमने दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करा, हाफ H2 + हाफ I2 गिव्स 1HI लिखा, रिएक्शन सेम है, बस यहाँ पर एक एक मोल लेकर 2 मोल बन रहे थे, यहाँ आधा आधा मोल मिल करके 1 मोल बना रहा है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जब आप Kc की वैल्यू निकालेंगे तो Kc = क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ HI की पावर कितनी है, 1 है, तो HI की पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पर H2 के मोल कितने, हाफ हैं, तो H2 की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। I2 के मोल कितने, 1 है, तो I2 की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इस कंडीशन में Kc क्या आ रहा है, HI की पावर 2/H2 की पावर 1 × I2 की पावर 1, इसको एक इक्वेशन मान लिया। और इस कंडीशन में यहाँ पर Kc क्या आ रहा है, HI की पावर 1 × H2 की पावर हाफ × I2 की पावर हाफ, इसको एक इक्वेशन मान लिया। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन सेम है, लेकिन दोनों के जो कांस्टेंट आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहे हैं, जो साम्य स्थिरांक आ रहे हैं, इन दोनों का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। कैसे, अगर यहाँ HI की कंसंट्रेशन 4 दी हुई है तो 4 की घात 1, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1, तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। लेकिन वहीं इस रिएक्शन में यहाँ अगर HI की कंसंट्रेशन 4 ली हुई है तो अब 4 का स्क्वायर लगा हुआ है, 4 का स्क्वायर लेने का मतलब है यहाँ पर अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। तो देखिए Kc की वैल्यू यहाँ अगर 4 आ रही है तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 16। यानी ये वाला जो Kc है और ये वाला जो Kc है, दोनों जो अलग अलग स्थिरांक आ रहे हैं लेकिन एक ही अभिक्रिया के लिए आ रहा है, इनकी वैल्यू में चेंज हो रहा है। और रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है वो देख सकते हैं कि ये जो है वैल्यू दी हुई है ये इसका स्क्वायर है, ये जो वैल्यू है ये इसका स्क्वायर है, ये जो वैल्यू है वो इसका स्क्वायर है, और ये जो 16 आया है क्या, 4 का स्क्वायर। यानी कि इस कंडीशन में जो Kc2 है वो Kc1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो आप खुद देखिए हमने क्या किया, हमने बस रिएक्शन को लिखने का मेथड चेंज कर दिया, यानी अभिक्रिया को प्रदर्शित करने की जो विधि है उसे बदल दिया। तो सामान्य अभिक्रिया के लिए, यानी एक जैसी अभिक्रिया के लिए ही सेम रिएक्शन में कोई चेंज नहीं, सिर्फ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बदला है, और हमारे जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। Kc2 = क्या आ गया, Kc1 की पावर 2, ये जो है ये इसका स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से जो रिएक्शन को लिखने का जो हमारा तरीका होता है, अभिक्रिया को प्रदर्शित करने की जो विधि होती है, वो भी हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यानी साम्य स्थिरांक को प्रभावित करती है। अब बचे हुए जो 3 फैक्टर हैं वो हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू। एंड यहाँ पर जो भी आपको एक्सप्लेनेशन कराया जा रहा है वो आप लोग कॉपी में करते चलिए, रफ कॉपी में उसको प्रैक्टिस करते चलिए, जिससे कि आपको वो चीज़ रिवाइज होती रहेगी।